आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिंदी के 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही खास है बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड के नजरिया में ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नॉर्मली रिपीट किए जाते हैं हर एग्जाम में और सारे क्वेश्चन लाजवाब है प्यारे बच्चों। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का, बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छा तरह से समझेंगे और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोगों को नंबर अच्छा उठाना है क्योंकि ये 100 मार्क्स का हम लोगों का सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें कम समय देते हैं अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा, फिर भी इसमें आप अच्छा अंक ला पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो आज के एक जो क्लास है बहुत ही खास है, 12th हिंदी का। और हिंदी के अंतर्गत जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं यहाँ, ये सारे क्वेश्चन चुनिंदे हैं, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंस है। इस चीज को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको सारे क्लास को यानी सारे क्वेश्चन को कवर करना है शुरू से लेकर लास्ट तक। मेरी क्लास में मेरी सारी बातों को ही अगर सुन लीजिएगा तो ये क्वेश्चन अगर सॉरी ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो फिर आप इसको अटेंड कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको सेलेक्ट करने में ही हमको 1.5 घंटा का समय लगा है कम से कम। तो प्लीज इसको समझते हुए सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। और यहाँ याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जब आप इसको पूरे खुले मन से समझ लेते हैं हिंदी के साहित्य को, हिंदी के प्रश्न को, तो आपको पूरा कहानी के जैसा याद हो जाता है और बोर्ड एग्जाम में आपके पेन चलने लगेंगे। ठीक है, तो क्लास में लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है और पूरा क्लास को कवर करना है। तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए, वेलकम है आप लोगों का सफल एकेडमी में, और सफल एकेडमी के इस प्यारा सा संस्था में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज आप लोग शेयर किया कीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न हमारा रखा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आया। बताइए ये प्रश्न देख करके किस किस को मजा आया होगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कल देखते नहीं रेशम का कड़ा हुआ सालू, ये सुनते ही लहना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था उसने कहा था, उसने कहा था जो कहानी है इसमें हम लोगों ने लहना सिंह के बारे में पढ़े हैं और जो सूबेदारनी जी हैं उनके बारे में पढ़े हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें सूबेदार जी, बोधा सिंह, लहना सिंह, जो मतलब एक तरह से सॉरी, हाँ, जो मतलब यहाँ देखा जाएगा कि जो सूबेदारनी जी हैं और सूबेदार जी हैं उनके एक बेटा होते हैं बोधा सिंह, और लहना सिंह के बारे में इसमें पढ़े हैं। अब ये जो है उसने कहा था कहानी में एक शहर का चित्रण किया जाता है। एक शहर है अमृतसर, जहां एक लड़का अपने मामू के यहाँ रहते हैं और लड़की भी अपने मामू के यहाँ रहती है। लड़की का नाम है, और लड़की 18 साल की रहती है और लड़का जो है वो भी मतलब अपने मामू के यहाँ रहते हैं। अमृतसर में दुकान में दोनों की मुलाकात होती है और जब से वहां देख लेते हैं, जब वहां उनको देख लेते हैं तो लहना सिंह उनके पीछे पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। और लहना सिंह बार बार एक लड़की से ये सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई क्या, तेरी कुर्माई हो गई मतलब तेरी सगाई हो गई, तेरी विवाह हो गई। तो बार बार ये सवाल पूछने के बाद एक दिन लड़की इरिटेट हो जाती है, बिल्कुल तंग आ जाती है, तो गुस्से में आकर के कहते हैं हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू उड़े हुए हैं, देखते नहीं। तो इसका मतलब को आपको एक्सप्लेन करना है। जब आप इसको कहानी को समझ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ाए हैं। सर्च कीजिए, सर्च कीजिए, यानी उसने कहा था कहानी बाय सफल एकेडमी, आपके सामने यूट्यूब प्रेजेंट कर देगा। देखिएगा कि कल देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, ये सुनते ही लहना सिंह का मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इतना मानसिक तनाव बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो है प्यारे बच्चों आगे चलने लगते हैं और मानसिक तनाव बढ़ गया और उनकी उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई, हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। जिस उम्मीद से वो लड़की से हमेशा हमेशा सवाल करता था कि तेरी कुर्माई हो गई, वो घर आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक छड़ी यानी छबड़ी वाले की छबड़ी जो है गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर मारता है, एक सब्जी वाले के ठेले में दूध उलेर देता है और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मारकर पाठ पूजा यानी पाठ पूजा के सामानों को गिरा देता है और उनसे अंधे की उपाधि ले लेती है। मतलब जैसे ही लहना सिंह इस बात को बोलते हैं कि देखते नहीं कुर्माई हो गई, है ना, ये जो साड़ी है, ये जो कड़ा है, ये पहन के है, तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों ये बार बार सवाल करते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई। और कहीं ना कहीं लहना सिंह के मन में ये था कि ये जो सूबेदारनी जी है इनसे हमारा विवाह होगा आगे चल के, इनसे हम शादी करेंगे आगे चल के। लेकिन वो जमाना आ गया, यानी शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था मेरा दिल टूट गया। तो वही चीज हो गया, इनका दिल टूट गया और बेचारे को समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में कभी कुत्ते को ढेल मार रहा है, किसी का कोई लड़के को नाली में फेंक देता है, कोई छबरी वाले का छबरी उतार के फेंक देता है, या फिर कोई वैष्णवी से ऐसे टक्कर जाता है और वैष्णवी के पास जो पाठ पूजा का सामान रहता है वो सारा गिरा देता है और वैष्णवी कहता है अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हो क्या, है ना। तो वो जा करके घर में बेहोश
हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो लहना सिंह ये अगर पूछेगा तो इस लाइन को क्या हम एक्सप्लेन कर पाएंगे? जब भी ये लाइन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कम से कम तो पूछेगा, कम से कम जो पूछेगा कम से कम तो 5 नंबर का पूछेगा, कम से कम 3 नंबर का तो पूछेगा। तो इतना आराम से बिल्कुल एंजॉय के साथ इसको एक्सप्लेन कर देंगे, नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। प्यारे बच्चों, एक हम लोगों ने पढ़ा था, एक जो लेखक हैं मालती और साथ ही साथ लेखक अगेजी, अगेजी जो है, लेखक अगेजी और मालती दोनों के बीच का संबंध क्या है? दोनों के बीच का संबंध है आपका गैंग्रीन, गैंग्रीन के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रोज। ये जो क्वेश्चन आया है कहां से आया है? रोज से आया है। ये क्वेश्चन कहां से आया है प्यारे बच्चों? रोज से आया है। रोज का पहले नाम क्या था? गैंग्रीन नाम था, है ना, गैंग्रीन इसका नाम रखा था गैंग्रीन। अब लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो लेखक जो है प्यारे बच्चों, लेखक का नाम रहता है अगेजी। लेखक कौन है? अगेजी हैं। और जो मालती है उनके दूर के भाई हैं, मतलब मालती के दूर के भाई हैं कौन? लेखक अगेजी। एक दिन आते हैं, यानी ये बचपन से मतलब इनको जानते हैं, लेखक मालती को जानते हैं, और एक दिन मालती के घर आते हैं, मालती की शादी हो जाती है। मालती की शादी हो जाती है, उनके पति डॉक्टर रहते हैं गैंग्रीन के सरकारी हॉस्पिटल में, और शादी जब हो जाती है तो मालती के आंगन में जैसे आते हैं तो बिल्कुल अजब सा लगता है, और मालती हमेशा काम में लगी रहती है। उनका एक बेटा होता है टीटी। तो ये पूछा गया लेखक मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। चलिए देते हैं, देखते हैं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके समझेंगे। जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों को नंबर मिलेगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि मालती और मालती के लेखक, यानी मालती लेखक के दूर के रिश्ते के बहन है, मतलब या फिर बहन भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। साथ ही साथ किंतु लेखक का संबंध साख्य का है। साख्य का मतलब एक तरह से सखी के जैसा, दोस्त के जैसा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, यानी लेखक और मालती जो है एक साथ बचपन में खेले हैं, एक साथ बचपन में लड़े हैं। तो याद आ गया कि भाई मालती का शादी हुआ तो चलते हैं, बहन के यहां चलते हैं, और पीटे भी हैं। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छता भरा रहा है। यानी लेखक और मालती के बीच का जो संबंध है वो किस तरह का है? यानी एक सखी के जैसा। सखी का मतलब समझ रहे हैं? सखी का मतलब दोस्त, यानी दोनों के बीच बिल्कुल अच्छा संबंध है। बचपन में दोनों साथ में खेलते थे, बचपन में दोनों स्कूल भी साथ में किए थे। अब देखिए, कभी भ्रातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। मतलब जो लेखक और मालती के बीच का जो संबंध है, लेखक अगेजी और मालती के बीच का संबंध कभी छोटा और बड़ा के बीच में नहीं आया। यानी कभी मालती कभी ये नहीं कहा कि आप बड़े हैं, आप हमसे जो है दोस्ती नहीं कर सकते, या फिर मालती कभी ये नहीं, लेखक कभी अगेजी ये नहीं कहा कि आप हमसे छोटी है, हमसे दोस्ती नहीं कर सकती हो। तो दोनों के बीच अच्छा दोस्ती था। अब देखिए कहा जा रहा है लेखक मालती को 4 साल बाद देखने के लिए जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा कि लेखक मालती को, लेखक जो है मालती को कितने साल के बाद देखने जाता है प्यारे बच्चों? तो 4 साल बाद देखने जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैं मालती को इससे पहले देखा था तब वो एक लड़की थी, लेकिन अब वो विवाहित हो गई है। यानी 4 साल से पहले, 4 साल के पहले जब मैंने मालती को देखा था तो मालती एक लड़की थी, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है। ये सारी चीज है। तब लेखक जाते हैं उनके घर तो उनके काम देखते, हमेशा काम 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 लगे रहता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है टीटी। क्या नाम होता है उसका बेटा का? उसका बेटा का नाम क्या होता है भाई? तो उसका बेटा का नाम होता है टीटी, है ना। और वो टीटी हमेशा रोते रहता है, और लेखक जो नोटिस करते हैं मालती को कि हमेशा ये काम में लगे रहते हैं। और वही लड़की जो मतलब पढ़ने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन एक अखबार का टुकड़ा मिलने के कारण उसको पढ़ने लगते हैं। बचपन में वो किताब फाड़ दी थी, उनके पिताजी उनको किताब लाके दिए थे मालती को, लेकिन वो किताबों को फाड़ देते हैं। तो ये सारा चीज आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछेगा कि लेखक और मालती के संबंध पाठ के आधार पर दीजिए, तो ये सिंपल सा लिखना है, दोनों के बीच सखी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, और लेखक आते हैं अगेजी मालती के घर। और ये सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये क्वेश्चन जो है प्रस्तुत पाठ रोज से लिया गया है, जो इसका पुराना नाम गैंग्रीन है। इसके लेखक हैं अगेजी। अगेजी लेखक पर अपने बहन के यहां आते हैं, मालती के यहां आते हैं, पैदल चल के आते हैं, और 4 साल के बाद देखने के लिए आते हैं। दोनों के बीच बचपन से ही सख्य का रिश्ता रहा है, मतलब भाई बहन का रिश्ता रहा है, और दोनों एक दूसरे को अच्छा तरह से जानते हैं। अब ये सारा चीज लिख देना है। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की बात
कर रहे हैं, तो भगत सिंह हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, हम लोग से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी, जो भी देश के सच्चे भक्त हैं, हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर या फिर अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? वो कहते हैं कि बच्चे तुम ही हो कल के नेता, यानी आगे जो है देश का भविष्य आप ही हैं। तो इस तरह का चीज है। अब ये जो है भगत सिंह कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश के प्रति समर्पित कर दे, देश के प्रति समर्पित कर दे, ऐसे सच्चे भक्तों की जरूरत है। और लेखक कहते हैं, जो भगत सिंह कहते हैं, यानी एक लेख और एक पत्र, यानी एक लेख और एक पत्र से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एक लेख और एक पत्र से आया है। तो भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब देश की किस्मत का निर्णय हो रहा हो, तब व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत निर्णय लेना छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत फायदे के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ये कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। देखिएगा, आगे सारा चीज समझना है और अच्छी तरह से सारी चीज को समझते हुए चलना है भाई, है ना। अब देखिए, कहा जा रहा है कि अब कहा जाए और पूरी तरह सारी उम्र देश के आजादी के लिए या देश के विकासों में न्यौछावर कर दे। मतलब ये जब लिख रहे थे भगत सिंह, तो वो देश को आजादी नहीं मिला था उस टाइम ना, देश को तो आजादी नहीं मिला था। अब देखिए, कहा जा रहा है ये कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। मतलब देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, देश के लिए जान को निछावर कर देना, देश को आजादी दिलाने के लिए, देश को विकास करने के लिए अपना जान कुर्बान कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? विद्यार्थी यानी स्टूडेंट ही कर सकते हैं। समझ गए? ये चीज अपेक्षाएं करते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। किनसे? स्टूडेंट से। कौन? यानी लेखक, हमारा एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह इस बात को करते हैं। सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम करते हैं। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का काम करते हैं। आज अगर अमेरिका आजाद हुआ है, आज अगर कोई देश भी आजाद हुआ है, भूटान आजाद हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ, और सॉरी बांग्लादेश तो मतलब इंडिया में ही था, डिवाइडेड हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, म्यांमार आजाद हुआ, फिलीपींस, जो भी अंडर में थे अंग्रेजों के, वो देश अगर आजाद हुआ है तो उसमें आजादी में सबसे ज्यादा योगदान वहां के नौजवानों का, वहां के विद्यार्थियों का, वहां के स्टूडेंट्स का है। इसी बात को समझाते हुए भगत सिंह हम लोगों से यानी स्टूडेंट से काफी ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं कि आप ही देश के अगला पीढ़ी हैं, आप ही देश के अगला जो है जनरेशन है, जो आप ही को देश को कमान को संभालना है और आप ही देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जान निछावर कर सकते हैं, अपना जान कुर्बान कर सकते हैं। देखिएगा, आगे कह रहे हैं वे ही क्रांति कर सकते हैं। मतलब क्रांति अगर ला सकता है, आज स्टूडेंट्स पावर काफी ज्यादा है। प्यारे बच्चों, असम की बात कर रहे हैं, जब बहुत सारे मुस्लिम जो एक तरह से जब असम की बात कर रहे हैं, तो वहां असम में क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो वहां के स्टूडेंट एक क्रांति चलाते हैं कि नहीं, वहां के लोगों को मतलब जो भी लोग आए हैं वहां से असम, उनको जो है नागरिकता नहीं देनी है। तो वो लोग इतना ज्यादा विरोध किए कि उन लोगों को मतलब नहीं दिया, मतलब वहां काफी ज्यादा विरोध करके रखा है। आंसू संगठन आप जानते होंगे, जब आप पॉलिटिकल साइंस में आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो सारी चीज है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पावर काफी ज्यादा होती है, स्टूडेंट यूनियन काफी ज्यादा पावरफुल होती है। कोई भी एग्जाम से हो, प्रेजेंट में देखा जाए लोकतंत्र है, सरकार इतनी मजबूत रहती है। कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक हो गया, अगर सरकार कहे कि नहीं लीक नहीं हुआ है, अगर स्टूडेंट कहेगा कि लीक हुआ है, तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है। यूपी का समय, यूपी में लेखपाल का पत्र लीक हो गया भाई, साथ ही साथ नीट में अभी फर्जीवाड़ा हुआ है ना। नीट में कितना खतरनाक फर्जीवाड़ा हुआ है, समझ सकते हो। नीट इतना बड़ा सिक्योर एग्जाम है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सारा चीज है। अब देखिएगा, वे ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़ें जरूर, यानी पढ़ें जरूर, विद्यार्थी को पढ़ना जरूर है, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे। यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों से भगत सिंह जी का। तो आजकल के एक नेता के नाम सुने होंगे, एक नेता है, एक नेता बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा पोस्टर में भी प्रेजेंट है, वो नाम नहीं ले सकते हैं। वो एक भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि ये विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहना चाहिए, आगे एकदम जीवन संवारना चाहिए। भाई मेन गद्दी पर तुम बैठे हो और तुम्हारे हाथ में सारी सरकारी वैकेंसीज है, सारी सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ में है, तो पढ़ लिख करके क्या करेगा ये लोग? सरकारी नौकरी जितनी भी है, चाहे शिक्षा विभाग में हो, रेलवे विभाग में हो, या फिर सिक्योरिटी विभाग में हो, या फिर सैनिक के विभाग में हो, सारे पर वो कब्जा करके बैठे हैं। और वही जो इंसान के हाथ में ये सब चीज है,
जो इंसान दे सकता है विद्यार्थियों को जॉब वगैरह दे सकता है, नौकरी दे सकता है, वही इंसान कह रहा है कि विद्यार्थी को जो है आंदोलन नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। भाई आंदोलन क्यों करेगा, दो तुम समय पर वैकेंसी निकालो। रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी वैकेंट है, खाली है। आज एक घटना सुने होंगे आप, वो घटना जो है, रेलवे कर्मचारी जब बोगी को लगा रहे थे, आप लोग देखे होंगे वो वीडियो को, कितना खतरनाक दर्दनाक मौत हुआ है। आज अगर कर्मचारियों की कमी अगर नहीं होती रेलवे विभाग में, तो ये घटना नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं होता। कमी है आदमी का, यही सारी चीजें। तो विद्यार्थी ये कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि भाई आप पढ़ो ना, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, लेकिन इतना भी मतलब पढ़ाई में मत घुस जाओ कि आपको पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज हो ही नहीं। आपको पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का भी नॉलेज रखनी चाहिए। राजनीति में भी अपने आप को एक्टिव रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़े समय आने पर अपने आप को राजनीति में झोंक देनी चाहिए, अपने आप को कूद कर, मतलब एक तरह से अपने आप को जो है राजनीति के प्रति समर्पित कर देनी चाहिए। तो भगत सिंह विद्यार्थियों से काफी ज्यादा उम्मीद करते हैं, काफी ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं। इतना हम लोग लिख सकते हैं, यस या नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति की बात कर रहे हैं, बोलने की शक्ति। वाक का मतलब क्या होता है, बोलना। वाक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलना। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये बातचीत से लिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया इसके लेखक हैं, और ये कहते हैं कि अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो क्या होता। सही बात है। कुछ आ रहा है समझ में, ये जो इशारा कर रहे हैं कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, मतलब आपको इशारों में बात करना पड़ता। जब बोलने की शक्ति नहीं होती, इंसान को सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना होता, सांकेतिक भाषा का। तो वही चीज लिखना है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य का संपूर्ण सृष्टि गूंगी होती, यानी संपूर्ण दुनिया, पूरा दुनिया मनुष्य का क्या होता, गूंगा होता, यानी आवाज निकलता ही नहीं मुंह से। मनुष्य मुख बाधिर होता, यानी मुख बधिर, यानी कहने का मतलब मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता। सभी लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते तथा अपनी भावनाओं तथा विचारों को एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते। जब बातचीत करने के लिए वाक शक्ति नहीं होती, तो सभी लोग अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने जो मतलब भावनाएं हैं उसको एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, साझा नहीं कर पाते। कहा जा रहा मनुष्य को ईश्वर की ओर से सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। यानी मनुष्य के जो ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से, गॉड गिफ्टेड के रूप में सबसे खतरनाक अगर शक्ति दिया गया है तो वो है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। इसी वाक शक्ति की वजह से मनुष्य अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे से आपस में बातचीत कर पाते हैं। अगर वाक शक्ति अगर ना होती तो आदमी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, अपने मन की बातों को दूसरे के सामने नहीं रख पाते, या फिर दूसरे जो व्यक्ति हैं वो अपना बात हम तक नहीं पहुंचा पाते, हम भी अपना बातों को दूसरे के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाते, और दूसरा व्यक्ति मेरे जो सामने है वो भी अपनी बातों को हम तक नहीं प्रेजेंट कर पाते। ये चीज हो जाता, ठीक है। वह अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कीर्ति है। वो अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों, खुशियों तथा क्रियाओं को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। अगर नहीं देता वाक शक्ति तो नहीं कर पाते। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वो अवाक रहने के कारण दूसरों को नहीं कर पाते। मतलब जो इंद्रियां हैं, आप जानते हैं 5 ज्ञान इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। 5 ज्ञान इंद्रिय है। ये 5 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम लोगों को बाहरी वातावरण से ज्ञान मिलती है। आंख से हम लोग देखते हैं, नाक से हम लोग सूंघते हैं, जीभ से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, और साथ ही साथ हम लोग त्वचा से फील करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। तो इस चीज के बारे में ये कहा गया। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो इंसान को ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो भी नॉलेज मिलता, जो भी जानकारी मिलती, वो दूसरे तक शेयर नहीं कर पाते। समझ गए। तो ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से उत्तर आप दे सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पूछ गया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे की इस खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटे बजने का मालती से क्या संबंध है। जब देखिए प्यारे बच्चों, मालती का संबंध घंटे बजने से है, मालती का संबंध घंटे बजने से कैसे है। वो काम करती है। रोज कहानी से आपका क्वेश्चन लिया गया, जिसके लेखक है अगेजी। जो अगेजी कौन है, मालती के दूर के भाई हैं, और अगेजी पैदल चल के मालती के आंगन में आ जाते हैं, मालती के घर आ जाती है। अब यहां क्या होता है कि जो अगेजी हैं वो एक तरह से करते हैं, दिखाते हैं कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है, वो सारी चीज मतलब करते हैं, मतलब देखते हैं। किनको देखते हैं, मालती को देखते हैं। हमेशा काम करते रहती है। 1 घंटा गुजर गया, हाँ 4 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, इस तरह से थकावट के साथ
काम करते करते थकावट के साथ अपनी ये घंटों को मतलब गिनते रहते हैं, अपने ये घंटों को जो है गिनते रहती है। कौन कौन? मालती। अब चलिए देखिएगा, लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती रही है ना, गिनती रहती है, प्रत्येक घंटा को गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। समय जल्दी कटे कब रात होगी कब सोएंगे, समय जल्दी कटे कब रात होगी कब सोएंगे। यानी 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो एक तनावग्रस्त समय का अंश बीत गया, कट गया। मतलब दिन में पूरा दिन इनको काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मालती का अगर 1 घंटा बीत जाता है तो चलो भाई आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, अब रात आ रही है, रात में आराम करेंगे, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि प्रत्येक घंटा वो तनावग्रस्त रहती है। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज ही वक्त पर नहीं आता है ना। रोज इनके साथ समस्या है, इसलिए इन कहानी का नाम रोज रखा गया। पानी, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, पानी रोज पर आता ही है, मतलब समय पर रोज आता ही नहीं है। मालती के इस कथन कितनी विवशता है, मालती के इस कथन में कितनी विवशता है। रोज ही होता है, आज शाम को 7 बज आए, उस घर में बच्चे को रोना, उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना। महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, महेश्वर यानी इनके पति का नाम है महेश्वर, इनके पति का नाम क्या है? महेश्वर, जो गैंग्रीन के क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। साथ ही साथ कुछ एक जैसा है, यह सब कुछ एक नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है। वह 1 घंटे गिनने को मजबूर है, 1 घंटे गिनने को मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है थोड़ी राहत महसूस करती है, जैसे ही उनका घंटा पार होता है थोड़ी राहत महसूस करती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 बज गए, 4 बज गए, और यह कहानी जो समाप्त होती है मालती का, यह कहानी रोज तो 11 बज गए, इस खरकन के साथ समाप्त होती है। 11 बज गए, इसी खरकन के साथ समाप्त हुई। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यानी प्रत्येक घंटा इनके लिए बोझ है, बोझ, तनावग्रस्त वाली घंटा है। मालती हमेशा सोचते रहती है कि कब काम सब जल्दी खत्म होगा और रात आएगी, रात को चैन की सांस लेकर के नींद सोएंगे, एक नींद में आराम से सोएंगे, इस चीज को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, क्या कहता था? अब देखिए, हां, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया उसने कहा था कहानी से। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया प्यारे बच्चों? उसने कहा था कहानी से। अब ये जो है ना, नकली लेफ्टिनेंट साहब जब आते हैं जर्मनी का खंदक में बम सेट करने के लिए, 3-3 बम सेट कर देते हैं, किनके? लहना सिंह के। और लहना सिंह किन, इंडियन आर्मी किधर से लड़ रही है? ब्रिटेन की तरफ से। किनके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। तो असली लेफ्टिनेंट साहब तो दूसरी तरफ चल जाते हैं गार्डिंग करने के लिए। नकली लेफ्टिनेंट साहब जब आते हैं तो लहना सिंह देख लेते हैं और उनको पकड़ के मारते हैं, बंदूक से उठा करके मारते हैं। ठीक है, तो उनको सुना करके कहते हैं, है हमारे गांव में एक मौलवी आया था तो वो कुछ कर नहीं पाया, उसको हम बाहर निकाल के फेंक दिए, और तुम कौन हो? ये कहते हैं लहना सिंह। तो वही मौलवी की चर्चा की गई है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो अलग अलग बच्चों को क्या क्या समस्याएं थी, ध्यान से देखोगे। लहना के गांव में आए तुर्की मौलवी, तुर्की मतलब तुर्की से टर्किस्तान, तुर्की आप सुने होंगे। मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए। मतलब ये जो है ना, जर्मनी वाले दुश्मन की तारीफ कर रहे थे। अरे उस टाइम दुश्मन ही थे ना, ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सेना जब लड़ रही थी तो किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। और ये हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद गए थे हिटलर से मिलने के लिए, और उनको, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टैग किसने दिया था? वही हिटलर ने दिया था। ये समझाने के लिए गए थे हिटलर को कि देखिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती किया है, भारतीय सेना जर्मनी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती है। तो हिटलर इस बात को समझते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह यार, इंडियन हमारे साथ है। चलो, भारतीय सेना जब मजबूरी में उधर से लड़ रही है, इंग्लैंड की तरफ से लड़ रही है, तो इंग्लैंड उनका दुश्मन था। तो ये बात हिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो ये बात आपकी यहाँ कहानी में भी बताई जा रही है। तो यही चीज है। तो आपको उसमें विमान चलाने की विद्या सीख ली, मतलब वेद को पढ़ कर उन्होंने हवाई जहाज चलाना सीख लिया। यानी ये तारीफ कर रहे हैं जर्मनी वालों की। गो को नहीं मारते, यानी गांव को नहीं, गाय को नहीं मारते। वह मौलवी गांव में घूम घूम कर उन औरतों को ताबीज बांटते थे जिनके बच्चे नहीं होते थे। छोटे छोटे बच्चों को दवाई भी देते थे, यानी जिनके बच्चे नहीं होते थे जिन औरत के, उनको कौन क्या बांटते थे? ताबीज बांटते थे। और उन बच्चों को भी दवाई देते थे जिनके, मतलब जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, उनको दवाई देने का काम करते थे। तो ये है। लेकिन ये सारी चीज देखने के बाद जब उनकी तारीफ कर रहे थे जर्मनी वालों की, तो लहना सिंह आते हैं और ये तुर्की मौलवी को अपने गांव से निकाल देते हैं कि जाओ यहां से। ठीक है, ये सारा चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बिस्नी मानक की मां है, पर उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है कैसे? देखो कहानी,
हम लोगों ने पढ़ा है सिपाही की मां। सिपाही की मां बिस्नी होती है और सिपाही कौन होते हैं? मानक। सिपाही का नाम क्या है प्यारे बच्चों? सिपाही का नाम है मानक और सिपाही की मां का नाम है बिस्नी और सिपाही की बहन का नाम है मुन्नी। सिपाही की बहन का नाम क्या है? मुन्नी। और सिपाही की मां बिस्नी सिपाही यानी अपने बेटे मानक को बर्मा की लड़ाई पर इसलिए भेजते हैं कि मुन्नी की शादी दिलाना है। मुन्नी का क्या करना है? विवाह कराना है। इसी टेंशन में बिस्नी कहती है कि हमारा छोटका बेटकी अगर नहीं होती, मेरा छोटका बेटकी अगर नहीं होती शादी दिलाने के लिए, तो हम मानक को काम करने के लिए नहीं भेजते, लड़ाई में मैदान में नहीं भेजते। तो मतलब सीने में पत्थर रख के अपने बेटा मानक को वो कहां भेजते हैं? युद्ध के मैदान में भेजते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए। तब देखते हैं, इसकी चर्चा करनी है। कहा गया है कि एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी स्वपन में जो घटना घटती है, स्वपन में देखते हैं ना कि कोई आया दुश्मन और मानक को दौड़ाते दौड़ाते, मानक भागते भागते घर आया और मानक को मारने के लिए कोई विदेशी जो है कौन आए? सैनिक आए और वो मार रहे हैं। वो कहते हैं कि वह हंसी है, वह हंसी। ये जब गोली चलाता है तो देखता नहीं है कौन मारा गया कौन नहीं, है ना, हमको मार देगा, हमारे बच्चे हैं घर में। तो ये सारी चीज अच्छा तरह से हम पढ़ाए हैं। जब नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सर्च कीजिए, आप, है ना, सिपाही की मां एक्सप्लेनेशन बाय सफल एकेडमी सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। सफल एकेडमी कुछ भी सर्च करो, लास्ट में सफल एकेडमी लगा देना। अब देखिएगा उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद से उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है, मानक को खदेड़ते हुए, किसको? मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है, तो मानक को गले से लिपट जाता है, मानक के गले से लिपट आ जाता है। और सिपाही के पूछने पर कि इसकी तू क्या लगती है, इसकी तू क्या लगती है, बिस्नी का जवाब आता है, मैं इसकी मां लगती हूं, मैं इसकी मां लगती हूं। ठीक है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि मैं इसे, मतलब कहा जा रहा है, हाँ, तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, मतलब तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। कौन बोलती है? बिस्नी की मां बोलती है, मतलब मानक की मां बोलती है, सॉरी बिस्नी की नहीं, मानक की मां, सिपाही की मां बोलती है, बिस्नी तो खुद मां उनका। ठीक है। तब सिपाही का जवाब आता है, ये हजारों का दुश्मन है। जो सिपाही दौड़ाते दौड़ाते मारते, दौड़ाते दौड़ाते मानक को उनके घर तक आ जाते हैं, तो वो कहते हैं उनकी मां को कि ये हजारों का दुश्मन है, एक का नहीं, हजारों का दुश्मन है, उसको खोज रहे हैं। तब विष्णी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी मां होगी, तू मां के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूं, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूं। मतलब अब यहां विष्णी यानी सिपाही की मां, यानी मानक की मां, उस सैनिक को समझाने लगते हैं कि क्यों मारोगे मेरे बेटा को, तुम भी तो, तुम्हारा भी तो मां है, तुम्हारा भी घर परिवार है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम भी समझा करो। यानी काफी रोते हुए कहते हैं। और ये बिस्नी ये सब सपना देख रही होती है, सपना। ठीक है। साथ ही जब मानक का पलटकर सिपाही पर होता है, यानी पलटकर सिपाही पर होता है, पलटवार जब होता है मानक का सिपाही पर, यानी सिपाही पर जब पलटवार होता है, तब वो क्या कहती है? सिपाही पर जब मानक फिर मारता है ना उठा के, मानक भी मारने लगता है, पलटवार होता है, तब विष्णु मानक को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी मां की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इन संवादों से पता चलता है कि विष्णु मानक को जितना बचाना चाहती है, उतना ही उस सिपाही को भी, जो मानक को दौड़ाते दौड़ाते मारने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। दोनों को मना कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। सैनिक भी मानक को मारना चाहते हैं और मानक भी उस सैनिक को मारना चाहते हैं। जब सैनिक, वो जो सैनिक आते हैं दौड़ाते, वो कहते हैं कि हजारों का दुश्मन है, तो सैनिक जब मानक को मारने के लिए हथियार उठाते हैं, तो बिस्नी कहती है कि आपके भी घर में बेटा होगा, आपके भी घर में परिवार होगा, आप इसको नहीं मारेंगे। लेकिन जब ये पलटवार करते हैं, मानक जब पलटवार करने लगते हैं, तो मानक को भी ये समझाने लगता है कि तू नहीं मारेगा, है ना, मेरा तो तुझे तेरी मां का सौगंध, तू इसको नहीं मारेगा। तो ये भी देखा जा सकता है कि नहीं, अपना बेटा का तरफ से नहीं, उनके भी तरफ से और अपने बेटे की तरफ, दोनों तरफ से, यानी एक मां के अंदर सिपाही की मां को देखा जा सकता है। ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि उसका दिल दोनों के लिए एक है, अतः उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। अगर दोनों के लिए एक नहीं होता, तो फिर मानक को कहता है कि बेटा मार दे इसको, ये तुमको मारने के लिए आया है, कहता है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्नी जो है, यानी सिपाही की मां, जो मुख्य कैरेक्टर है बिस्नी के अंदर, किसी भी सिपाही की मां को खोजा जा सकता है, खोजा जा सकता है, देखा जा सकता है। समझ गए? क्लियर एट्स नाउ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के मुख्य सुझाव क्या है, उन सुझाव पर आप कितना सहमत हैं? प्यारे बच्चों, एक बहुत ही पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, यानी संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पर हम लोगों ने चर्चा की है। यह एक भाषण दिया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में, और ये कांग्रेस प्रणाली के खिलाफ कहीं ना कहीं बोलते हैं कि चुनाव सिस्टम क्या है, गरीब को गरीब नहीं समझा जाता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है,
पता नहीं किसका विकास हो रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, उस पर कहीं ना कहीं ये भाषण दे रहे होते हैं। अब यहां देखिएगा, जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति के विरुद्ध थे। मतलब वर्तमान में जो चुनाव पद्धति है जिसमें नेता लोग क्या करते हैं, पैसा बांटते हैं, पहले 4 साल 5 साल के लिए जीतते हैं, 5 साल के लिए जीतते हैं, तो 5 साल में क्या होता है कि शुरुआत के 3-4 साल एकदम खुद अय्यासी करते हैं, पब्लिक को मुंह भी नहीं दिखाते हैं। जब इलेक्शन यानी चुनाव की बारी आती है तो पैसा लेकर के बांटते हैं और सब लोग बिक भी जाते हैं और वोट दे देते हैं, और यही पद्धति इनको अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज पर है कि इस संबंध में उनका सुझाव नया है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से अलग है। उनके अनुसार आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वो चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ है ना तो स्वतंत्र है, उसमें भी धांधली होती है। समझ गए? उम्मीदवारों के चयन में जनता की कोई हाथ नहीं होता, चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश भी नहीं होता। सिलेक्शन कर दिए, वोट डाल के आ गए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा है तो हम लोग नेता पर, कोई भी लीडर पर हम लोग क्या कठोर नियंत्रण रख सकते हैं? कठोर कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं? नहीं। वो बोलते रहते हैं ऐसे कि काम नहीं करता, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मतलब वोट दे दिए, 5 साल के लिए हम लोग गुलाम बन गए उनका। वोट दे दिए तो 5 साल के लिए हम लोग उनका गुलाम बन गए। तो वही बात कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि अगर नेता काम ना करे तो पब्लिक उनको सबक सिखा सके, पब्लिक उनको समय समय पर डोज दे सके। इनडायरेक्टली कहना इनका यही है, समय समय पर उनको डोज दे सके, मतलब उनको सुझाव दे सके, उनका अकल ठिकाने में ला सके कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, फालतू में वोट नहीं दिए हैं। पैसा जब दोगे, ठेकेदार को जब पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये घर, एक बिल्डिंग जो है 1 माह के अंदर बन जाना चाहिए, और ठेकेदार पता चला पैसा लेके गायब है और आता है महीना में 1 दिन थोड़ा सा काम करके फिर चले जाता है, उसी तरह से पता चला महीना खत्म होने जा रहा है और काम जीरो। वही चीज यहां थोड़ा सा आपको यूटिलाइज करना है। तो ये आपको लिखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का इसको लेकर के, चुनाव को लेकर के क्या सुझाव है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। पूछा गया है कि कवि ने अपनी मां, अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? मां नहीं है, अब ये जो है करबख से लिया गया है। करबख याद कीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल है और आसान है, ध्यान से देखिएगा। कवि अपनी अपनी रचना करबख में अपनी बायां आंख की तुलना दर्पण से करते हैं, क्योंकि वो अपनी, क्योंकि इनका एक आंख नहीं रहता और इनका एक कान नहीं रहता है। समझ गए? कौन? यानी जल मलिक मोहम्मद जायसी, जो मतलब काफी, जो अपभ्रंश भाषा है हिंदी का, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा है, उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से जो इस जगत को देखता है उसे सच्चे रूप से प्रस्तुत करता है, और वो एक ही आंख के सहारे पूरे संसार को देखते हैं। इसलिए वो एक आंख की तुलना वो किससे करते हैं? वो अपने दर्पण से करते हैं, दर्पण से कहते हैं। अब देखिएगा, और वो एक ही आंख के सहारे संसार देखते हैं। अब कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक बायां आंख से भी गुणवान है, उसका भाव निर्मल है, एक आंख होने पर भी वो काव्य लिखता है, यानी एक आंख होने पर भी वो कविता लिखता है। एक आंख को भगवान के द्वारा दिया गया कलंक नहीं मानता। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जब कोई बीमारी आ जाए, जब कोई दिक्कत आ जाए, तो हम लोग डायरेक्ट गॉड को दोषी ठहराते हैं, गॉड के ऊपर उंगली उठाते हैं, है ना, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखना है, कहा जा रहा है कि उस एक आंख बने भगवान को दिया जाएगा, साथ ही साथ उस पर कलंक नहीं उठाते हैं, इसलिए वो आंख को दर्पण की तरह स्वच्छ मानता है। जिस तरह से दर्पण स्वच्छ तरीके से सारे चीज को दिखा देता है, उसी तरह से उनकी एक ही आंख पूरी दुनिया के नजारे को एक ही तरह से बिल्कुल स्वच्छ तरीके से दिखाता है, इसलिए वो अपने एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। यही नहीं, वो चेचक के कारण कुरूप दिखते हैं। चेचक जब हो जाता है मुंह में तो उनका रूप भी सही नहीं है, पर फिर भी रूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह से देखते हैं। मतलब इतना ज्ञान है उसके, चेचक के कारण उनका चेहरा का मतलब डिजाइन सही नहीं है, उसका चेहरा का दाग, फेस वैल्यू, मतलब फेस जो है मतलब बिल्कुल बिगड़ गया है, फिर भी गुणवान व्यक्ति उसके पैर पकड़ते और कहते हैं कि कुछ बोल के सुनाइए, कुछ कहिए, कुछ कथा सुनाइए। तो ये सारी चीजें, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर ये आएगा कि कवि ने अपनी आंख की तुलना एक दर्पण से क्यों की, तो आप इतना आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण है? यह क्वेश्चन आया है ओ सदानीरा से। ओ सदानीरा का मतलब होता है जल से परिपूर्ण नदी। अब ये ओ सदानीरा में गंडक नदी की चर्चा की गई है और गांधी जी की चर्चा की गई है,
और साथ ही साथ चंपारण क्षेत्र की भी चर्चा की गई है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान से देखनी है। चलिए देखते हैं। चंपारण क्षेत्र बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र रहे हैं। चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए जाने जाते थे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जंगल के वृक्ष पानी को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। उत्तल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि पानी का स्तर नदी की सीमाओं से ज्यादा होता है तब बाढ़ आ जाती है। गंडक नदी की बात कर रहे हैं, तब क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले गगनचुंबी वन होते हैं तब नदियां प्रचंड कली का रूप धारण कर लेती है। मतलब जब जंगल रहता है चंपारण क्षेत्र में तो नदियां कंट्रोल में रहती है। वही होता है ना कि जंगल काट लिए जाएंगे तो बाढ़ आएगा। तो जंगल को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे बेस्ट संसाधन क्या है? आपका जंगल है, जंगल और पेड़ पौधे। ठीक है। अब देखिए तब बाढ़ आ जाती है। यदि पानी का स्तर नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने के लिए गगनचुंबी वन होते हैं तब नदियां प्रचंड कलिका का रूप धारण कर लेती है। साथ ही साथ वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले हैं, मतलब उस बाढ़ को रोकने वाले हैं। आज चंपारण में वृक्ष को काट कर समतल भूमि बना दी गई है। लगता है मानव के कर्मों, क्या करा है? मानव के कर्मों के अट्ठाहस करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को नोट डाउन करना है। ये अगर पूछेगा तो ये आपको चंपारण क्षेत्र के बारे में सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये अब सबसे पहले ये लिखना है कि ये जो आया है ये क्वेश्चन आपका उसने कहा, मतलब कहां से आया है? ओ सदानीरा से आया है, जिसमें गंडक नदी की चर्चा की गई है और वहां के क्षेत्र की, चंपारण क्षेत्र की चर्चा की गई है और नील की खेती की भी चर्चा की गई है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। धांगर शब्द का क्या आशय है, इसको आप डिफाइन कीजिए। और ज्यादा नहीं है और मात्र 5 क्वेश्चन है, शॉर्ट है, उसको समाप्त करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये पूछा गया, चलो लिखते हैं। इसका आशय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखोगे। कहा जा रहा है कि धांगर शब्द का प्रयोग ओ सदानीरा पाठ में किया गया है। इसका उल्लेख कहां किया गया? इसका चर्चा ओ सदानीरा पाठ में किया गया है। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भारे का मजदूर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भारे का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करने के लिए, नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया। चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगर जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुरा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगर शब्द का मतलब क्या होता है? भारे का मजदूर। और धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगरों का सामाजिक जीवन बहुत ही उल्लासपूर्ण है, बिल्कुल डांस वगैरह बिल्कुल अच्छा से करते हैं ये लोग। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करती है, यानी सामूहिक तरीके से डांस करती है। इस चीज को हम लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है। तो अगर ये पूछेगा कि धांगर शब्द का अर्थ क्या है या फिर इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है, तो इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला जो आया प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कि विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। यहां अगर पूछना है कि विष्णु एक निम्न वर्गीय परिवार की महिला है जिसमें आर्थिक स्थिति वो लोग कमजोर है, उसे अपनी मुन्नी की विवाह के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए अपने बेटा मानक को कहां भेज देते हैं? लड़ाई में भेज देते हैं, लड़ाई के मैदान में। इसलिए वो मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज की विवाह परंपरा पर कुठाराघात भी है, जहां पैसे तथा दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीति के कारण लड़कियों की शादी नहीं हो पाता। सही बात है ना? सही बात है। यानी दहेज के कारण बहुत सारे परेशान हैं, तो दहेज देना है, मुन्नी को शादी दिलाना है, तो इसलिए अपने बेटा मानक को कहां भेजते हैं? लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए भेजते हैं। यही मजबूरी रहती है। और विष्णु कहती भी है पाठ में कि अगर मुन्नी की शादी करने का अगर कोई दिक्कत नहीं होता, अगर मुन्नी की शादी का कोई टेंशन नहीं होता, तो हम मानक को कहां नहीं भेजते? लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेजते। नेक्स्ट देखिएगा, आगे की अगर बात करें, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? ध्यान से देखिएगा, कलंक, कांच और करबक, यानी करबक से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद में कलंक से मतलब है कवि के एक आंख का होने को लेकर है, यानी कवि के एक आंख को लेकर को होने कर है। कवि कहता है कि जिस तरह चंद्रमा को कलंकी विधाता ने, उसी प्रकार हमें भी विधाता ने एक आंख देकर हमको गुणवान बनाया है। मतलब जिस तरह से चंद्रमा में दाग है, उसी तरह से विधाता यानी जो ईश्वर है, जो गॉड है, उन्होंने हमको एक आंख नहीं देकर के हमको भी गुणवान बनाया है। चंद्रमा में दाग है फिर भी चमकते रहता है, गुणवान है। और हमारे अंदर एक आंख नहीं है फिर भी हमको गुणवान बनाया है। परंतु चंद्रमा पर कलंक है, फिर भी जिस तरह से वो उजियारा करता है, उसी प्रकार उसे एक ही अपनी बायां आंख के सहारे सारा संसार देख लेता है।
सारा संसार देख लेता है। तो पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आराम से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, कांच मतलब शीशा और कंचन का मतलब वही एक तरह से आंख की बात की जा रही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये लिया गया है बातचीत से, यानी ये कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? बातचीत से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है जो यूरोपियन लोगों में प्रचलित है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अति परम आनंद मिलता है। मतलब काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, मोल भाव तरीके से इसमें बात किए जाते हैं। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बड़कते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी या बातचीत करने का सबसे बेस्ट तरीका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप वालों में काफी फेमस है। हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शब्द आधुनिक शुष्क बातचीत में, जिसे शास्त्र भी कहते हैं, वैसा रस नहीं घोल सकते। मतलब हमारे अभी आप पंडित से चर्चा कर रहे हैं कि यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप वालों में काफी फेमस है, जो बातचीत करने का बेस्ट तरीका है, बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये चीज यूरोप वालों में नहीं देखी जाती है। यूरोप वालों में ऐसी चीज बहुत कम देखी जाती है और यहाँ के भारत के पंडित भी ऐसा इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं जिस तरीके से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से यूरोप वाले बोलते हैं, यूरोप वाले भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, कहा जा रहा है इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। आपस में बातचीत का सबसे बेस्ट कला है, सबसे उत्तम कला है। तो इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं और इसको अच्छा तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी के कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन करता है। अब देखिए, ये काफी लाजवाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। यानी कहा जा रहा है कि कहानी का कितने भाग में उसने कहा था कहानी बटा हुआ है और कौन से भाग में युद्ध की चर्चा की गई है। तो उसने कहा था लिखी कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखा गया है और यह कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई। कितने भाग में? मैंने जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था, हम जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो वहां आपको भाग भी लिखा करके दिखाए थे, है ना? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 3, भाग 4, भाग 5। बुक उठा के देख लीजिएगा, 5 भाग में बटी हुई है। ठीक है, अब यहां कहानी के भाग संख्या 2, 3 और 4 में लड़ाई के दृश्य का जिक्र किया जाता है, यानी उसके साथ साथ लहना सिंह का जिक्र किया जाता है और बाकी जो सूबेदार सूबेदार जी हैं, उनके साथ साथ सूबेदारनी जी हैं और साथ ही साथ बोधा सिंह भी है और बहुत सारे लेफ्टिनेंट साहब, नकली लेफ्टिनेंट साहब, वो लोग का चर्चा किया जाता है। युद्ध का ही चर्चा की जाती है, खंदक की चर्चा की जाती है, बम जहां सेट करते हैं नकली लेफ्टिनेंट आके उसकी चर्चा की जाती है। तो 5वें भाग में। तो प्यारे बच्चों, अब ये क्लास के अंतर्गत 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से हम विनम्र निवेदन ये करना चाहेंगे कि जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ जो अभी तक ऐप में रजिस्टर के साथ साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स 2025 के लिए आपकी चल रही है, तो वहां जाकर के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आपको कराया जा रहा है। नोट्स आपको उसमें फ्री में दिया गया है, जो टॉपर नोट्स है, आपके सारे चीज अवेलेबल हैं। वहां जाकर के आप अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए सफल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 92 63 0 246 92। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब इसमें सारी चीज आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आप लोगों को सफल एकेडमी में पढ़ना कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को सर्च करना है बातचीत चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी, या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी, या फिर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन बाय सफल एकेडमी, या फिर जो भी चीज सर्च करना है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो लिख देना, लास्ट में सफल एकेडमी कर देना, तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपको अपने दोस्तों को इस चैनल को, इस संस्था को शेयर करना है। चैनल जो आपकी संस्था है सफल एकेडमी के माध्यम से सभी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को, सभी लोगों को जोड़ना है और अच्छे तरीके से आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ हम पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अब आप लोग एक बात बताइएगा कि इतनी मतलब कम समय में, इतना अच्छा कंटेंट कोई दे पाया है आज तक यूट्यूब में? नहीं दे पाया। चाहे वो पेड की बात करो, पेड तो अलग ही है, ठीक है,
इतना कम समय में इतना सारा कंटेंट आपको डिलीवर करा दिया गया यूट्यूब में, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है। और जो 11th के बच्चे हैं तो उनको भी कान में बोल देनी है, उनको भी शेयर कर देना है कि बाबू यहाँ आप 2026 के लिए अच्छा तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो 11th के बच्चे हैं उनको एक बार बोल देना है। समझ गए? तो प्लीज़ आप लोग प्यारा सा कमेंट का वेट करेंगे। कैसा लगा क्लास? प्लीज़ फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए।